लेक्चर 5 में हम ये भी देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे हमने पहले देखा था कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। एसेट्स में हमने लिखना शुरू कर दिया था कि जी ये बैंक एसेट है, ये हमारा मोटर व्हीकल है, ये हमारा एसेट है ऑफिस के फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, ये हमारा एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एंड बैंक, ये सारे क्या थे हमारे एसेट्स। फिर हमने आगे कैपिटल लिखा। कैपिटल में हमने अभी तक जो प्रोग्रेस की है वो ये की है कि सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली थी सॉरी कि कैपिटल कौन लेके आता है, बिजनेस का ऑनर लेकर आता है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत बिजनेस अलग पर्सन है और बिजनेस का ऑनर अलग पर्सन है। क्योंकि ये अलग पर्सन्स हैं और हम बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं, इसलिए ऑनर से आया हुआ पैसा हम ट्रीट करते हैं एज अ कैपिटल और लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर, कि बिज़नेस ने ये चीज़ ऑनर को वापस करनी है, इसलिए हम उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। यहाँ तक बात सबको एब्जॉर्ब हो गई है? बेटे फ़ोन छोड़ दे, यहाँ तक बात हो गई है भाई? ठीक है, करो करो, अम्मी को मैसेज करो, क्लास शुरू हो गई है। होगी? ठीक है ना, रख दे फ़ोन, रख दो बेटे। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो है ना जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको पॉइंट आउट करके नहीं, जनरली कल भी एक बात की थी मैंने, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा जो है ना वो इशू है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ है। ठीक है, आपको पता है कंपनीज़ ने लाखों करोड़ों रुपए के सॉल्यूशंस लगा लिए हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। वो जब एम्प्लॉय आके सीट पे बैठता है अपनी सिस्टम पे, तो वो उसका लॉग टाइम मेंटेन कर रहे होते हैं कि ये कितनी देर इसकी स्क्रीन ऑन रही है, कितनी देर ऑफ रही है, कितनी देर ये काम करता रहा, कितनी देर इसने काम नहीं किया। फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आपको तो इन सारी चीज़ों का नहीं पता, आप तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो गंदे बच्चे हैं ना वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो कंपनीज़ ने ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम नेटवर्क के थ्रू ब्लॉक की हुई होती हैं। ठीक है, ताकि हमारी एम्प्लॉयज़ की डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो जितना वो कॉन्सेंट्रेट करके काम करेगा उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप अपने ऊपर ख़ुद चेक है कि आपने टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि कैपिटल इज़ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर। फिर हमने दो बातें इसमें और पढ़ी थी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम हेड आइडेंटिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि जी कैश बढ़ा और हमारी जो कार हमने ख़रीदी थी कार भी इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज एक ट्रांजैक्शन हमने कहा जी हमने 20,000 की वैन बाय कर ली, तो दो हेड्स आइडेंटिफाई करेंगे, वैन और कैश। तो कैश कम हो रहा है, वैन बढ़ रही है, और ये दोनों एसेट के अंडर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो जो चीज़ें तो डायरेक्टली किसी न किसी के अंडर आती हैं वो तो हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई चीज़ गुड्स डिलीवर करते हैं या सर्विसेज क्या करते हैं, रेंडर करते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमारी सेल्स या रेवेन्यू आता है। और सेल्स का बढ़ना जो है वो क्या होगा, कैपिटल का बढ़ना है। इसको डायरेक्ट कैपिटल का बढ़ना नहीं कहना, क्या कहना है, सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना है। ठीक है, लेटर ऑन हमारे हेड्स बनते चले जाएंगे, लेकिन डे 1 से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्स का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना है और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का कम होना है। ठीक है, सेल्स और रेवेन्यू एक ही वर्ड है, एक्सपेंस जो है उसके बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है, सेल्स और रेवेन्यू के बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। अच्छा, क्यों बढ़ जाता है? इसलिए कि सेल्स या रेवेन्यू की फॉर्म में जो भी पैसा बिजनेस के अंदर आएगा अल्टीमेटली दैट इज़ पेएबल टुवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये रीज़न है जिस वजह से कैपिटल बढ़ जाता है। और एक्सपेंस के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसलिए कम हो जाता है, कोई बड़े अच्छे से तरीके से कौन बताएगा भाई? सर वो ऑनर पे ऑफ करता है। ऑनर पे ऑफ करता है, ये भी बात ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि एक्सपेंस के पे करने की वजह से पेएबल टुवर्ड्स द ऑनर कम हो जाता है, क्योंकि जो बिज़नेस में पैसा पड़ा है उसी में से खर्च होगा। तो जब उसके बिज़नेस पे पैसा लगा है तो बिज़नेस के ऑनर को हमने जो चीज़ पे करनी है वो कम होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने बातें की। फिर लास्ट चीज़ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखी थी लायबिलिटीज़। ठीक है, और लायबिलिटीज़ में हमने कहा था कि एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स समवन, जिसको हमने क्या करना है फ्यूचर में
पे करना है, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 जी, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन के वजह से दो हेड्स के पे इफेक्ट पड़ता है, इसको डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, या डबल एंट्री भी कहते हैं। ये नाम भी मैंने कल आपको बता दिया, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अभी अगले कई दिन तक हम इसी डबल एंट्री सिस्टम पे ही काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी, क्योंकि ये बेस है आपकी। अच्छा जी, डुअलिटी कॉन्सेप्ट की एग्जांपल, डुअलिटी कॉन्सेप्ट की एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3 आपने कल किया था। मिस्टर अंजुम स्टार्टेड द बिजनेस। देखें ज़रा सारे, कल लास्ट क्वेश्चन यही किया था ना हमने। इसमें पहली ट्रांजैक्शन है, कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद 100,000 इन बैंक। तो कितने हेड्स बेटे इफेक्ट होंगे? बैंक और कैपिटल। तो ये जो इस ट्रांजैक्शन की वजह से दो हेड्स पे इफेक्ट पड़ा है, इसी को डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। दो हेड्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये हमने वैसे कल कर लिया था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें छोटी छोटी हैं, माइनर सी, वो हम ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक ट्रांजैक्शन की थी, 6 जुलाई को, ठीक है जी। परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट ₹20,000, ठीक है जी। और ये हमने क्या कहा था कि ये उसने उधार लिए, फाइव है जी आज। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बना दिया था, मैं सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शंस आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 6 जुलाई को उसने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था ऑन अकाउंट, दैट मीन्स ऑन क्रेडिट। तो जब कोई चीज़ उधार पर ख़रीदी तो फ्यूचर में पे करनी है, तो जब पे करनी है तो ये क्या बन जाएगी? हमारी लायबिलिटी, ठीक है। तो और ऑफिस इक्विपमेंट हमारा क्या हो जाएगा? एसेट। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट आ गया, इक्विपमेंट कितने से इंक्रीज़ हो रहा है? 20,000 से। ये एंट्री की थी हमने कल। और यहाँ से हमारी लायबिलिटी कितने से इंक्रीज़ हो जाएगी? 20,000 से, ठीक है। अब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं कि लायबिलिटी में भी हम कैटेगरी बना देंगे पेएबल फॉर इक्विपमेंट, ठीक है जी। इससे पहले हम क्या करते थे? लायबिलिटीज़ बस ऊपर नीचे लिखते जाते थे। अब हम इनकी भी कैटेगरीज बनाएंगे, जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट, फर्नीचर, कार, कोई भी बनाई थी, ठीक है जी। इसी तरह अब लायबिलिटीज़ में भी आगे हम इनके सब हेड्स बनाते चले जाएंगे। तो जो इक्विपमेंट हम परचेज़ करेंगे उसके लिए हमने लायबिलिटीज़ के अंडर क्या बना दिया? एक इसका हेड बना दिया और उसमें 20,000 ऐड कर दिया। तो 20,000 से हमारी लायबिलिटी बन गई और 20,000 से ही हमारा इक्विपमेंट भी बढ़ गया। बात समझ आ रही है? ये हो गई। अच्छा, इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है टुक लोन फ्रॉम बैंक 100,000 इन चेक। अच्छा, इस पे ना थोड़ी सी बच्चों में कन्फ्यूजन आ रही थी। देखिए, बीइंग अ बिज़नेस, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा एक बिज़नेस है और हमने उसका अकाउंट खुलवाया है मीज़ान बैंक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट का तो सबको पता है ना भाई, ठीक है। आपके नाम से बस वहाँ पे एक खाता चल रहा होता है, उसमें आप पैसे ऐड करवाते जाते हैं या निकलवाते जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जहाँ पर ये वर्ड आएगा ना चेक का, ठीक है, इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में चेक डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉ भी होता है, ठीक है।
तो जब वो कहता है कि ये टुक लोन फ्रॉम बैंक 100,000 इन चेक, तो हो सकता है कि हमने मीज़ान में हमारा अकाउंट है तो मीज़ान से ही लोन लिया हो। ये भी हो सकता है कि मीज़ान में अकाउंट हो सकता है हमने एमसीबी के पास कोई चीज़ अपनी रखवा के, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स रखवा के वहाँ से लोन लिया हो। किसी भी बैंक से लोन लिया है, उन्होंने हमें लोन किस फॉर्म में दिया है? चेक की फॉर्म में। एक चेक चेक किसको कहते हैं? छोटा सा पेपर होता है, रसीद होती है कि जी हमने अपने अकाउंट में से इतने पैसे इनको दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, वो बैंक का चेक उठा के अपने बैंक में लेके जाना है, या अपने बैंक में भी मैनेजर ने हमें दे दिया कि लोन का डिपार्टमेंट तो अलग ही होगा ना, उसने हमें चेक दिया कि ये आपको 1 लाख रुपए का लोन है, वो ला के हम अपने कैशियर के पास जमा करा देंगे बैंक में कि जी ये हमारे अकाउंट में ऐड कर दें। बात समझ आ रही? तो क्योंकि स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं होते बैंकिंग सिस्टम के साथ, इसलिए ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10 जुलाई को हमने क्या किया, 10 जुलाई को हमारा बैंक इंक्रीज़ करेगा क्योंकि चेक कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। एक तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि बैंक में हमारा चेक डिपॉजिट हुआ है तो इंक्रीज़ कितने से हो गया? 100,000 से, ठीक है। और इसके साथ क्या चीज़ हमारी बड़ी? लायबिलिटी। अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पे पहले कहते थे इक्विपमेंट बड़ा और इक्विपमेंट हमारा एसेट है, ठीक है, इस तरह अब लायबिलिटीज़ में भी हम ऐसे बोलेंगे। जैसे इसका बोला था पेएबल फॉर इक्विपमेंट बढ़ा, पेएबल फॉर इक्विपमेंट बढ़ने का मतलब है हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। इस केस में भी हम ऐसे ही बोलेंगे 100,000 से हमारा बैंक बढ़ गया, 100,000 से हमारा बैंक फ्रॉम लोन बढ़ गया, बैंक फ्रॉम लोन बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया कितने से? 100,000 से, और हमारी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई। सर लोन फ्रॉम बैंक लिखना है। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक लिखना यार, बस की करिए, टेंशन ना बढ़िया ना। लोन फ्रॉम बैंक, चलो ठीक होगी बात भाई। तो सिंपल सी बात है कि लायबिलिटीज़ की भी हमने सब कैटेगरी बना दी नीचे। अच्छा, अब इनकी रिवर्स ट्रांजेक्शन्स भी कर ले, इन दोनों की हैं ट्रांजेक्शन्स। 17 जुलाई है सर। 17 जुलाई को कहता है जी पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 6 जुलाई थ्रू कैश। कौन से दो हेड इफेक्ट होंगे भाई? कैश और पेएबल फॉर इक्विपमेंट, ठीक है। कैश से हमने पे किया किस तारीख को? 17 को, 17 जुलाई को कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश का हमने अकाउंट ही नहीं बनाया, ये वैसे लिखा हुआ थी, यहीं लिख देते हैं। माइनस कितना हो जाएगा भाई? 20,000। और पेएबल फॉर इक्विपमेंट कितने से कम हो जाएगा? 20,000 से। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, बैंक के लोन की जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे आ रही है? 18 को। हाफ अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू चेक। चेक का मतलब बैंक। तो कौन से दो इफेक्ट हुए हमारे हेड इस वक्त? बैंक और लोन फ्रॉम बैंक। बैंक और बैंक हमारा क्या है? एसेट। लोन फ्रॉम बैंक क्या है? बैंक हमारा पे करेंगे तो कम होगा, कितने से भाई? 50,000 लिखा हो ना, हाफ पे कर दिया, तो 100,000 का हाफ क्या हुआ? 50,000। और 50,000 से ही हमारी लायबिलिटी भी कम होगी, कौन सी वाली? लोन फ्रॉम बैंक की 50,000, ठीक है भाई। सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कितनी वो ये अपने वाले कैसे? ये ऐसे मैं रात को सोया हुआ था, अचानक मेरी आंख खुली, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार वो लाख रुपए का लोन मैंने ले लिया। मेरा बेटा 10 जुलाई को हमने क्या किया, पढ़ो ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, पर सर अगर एमसीक्यू में पिछला क्वेश्चन तो नहीं ना आएगा? हाँ ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है या एमसीक्यू से पिछला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बेटा, मैं वैसे ही ये करवा रहा हूँ। एक सिंपल एक लाइन की ट्रांजैक्शन। नहीं, एक लाइन की ट्रांजेक्शन तुझे किसने कहा है? अगर हमारा शो होगा ना ऑब्वियसली पूरा शो होगा। देखें मेरी बात सुने, आपको ये फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। सर ये हाफ क्वेश्चन है, अगर इस लाइन को एक को पढ़ा जाए तो ये हाफ क्वेश्चन है, क्लियर नहीं होगा। अच्छा, तू ना मेरी ज़िंदगी में हमेशा वक्त ही पाया, ऐसा हावला है, ठीक है। नहीं पूछती सर आपसे। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि मैं आपको एक ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है, ठीक है,
एग्जामिनर आपको ये पूरा क्वेश्चन दे दे और कहे मुझे ये एक ट्रांजैक्शन करके दिखाओ, आपको कोई इशू है इसमें? नो सर। कोई इशू नहीं। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, आपको बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका पूरे क्वेश्चन में कोई लेन देन नहीं होता, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है आई कैप के पेपर्स में ख़ास तौर पे। आपको एक पूरा पैराग्राफ वो देगा, ना एक्सपेक्ट की जो बच्चे ये एफसी करके आए उनको पता है, क्यों भाई आईटी के पेपर में पावर पॉइंट में पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देता था, लिख देता था ना कि जी इसमें से बताएं इसका क्या करना है, सिनेरियो क्रिएट कर देता था। तो हो सकता है एक सिनेरियो क्रिएट कर दे कि जी आपने एक बिज़नेस शुरू किया, आपने फर्नीचर भी ख़रीदा, फलाना भी इतने का ख़रीदा, उतने का ख़रीदा, लोन आपने इतने का लिया और फिर लोन आपने जब रीपे कर दिया तो उसका ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन अच्छा चले वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने आज के दिन में इसमें ये वैल्यू ऐड की है कि एक तो हम लायबिलिटीज़ के नीचे भी अब सब हेडिंग्स बनानी शुरू कर देंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगर कल जो हमने इसका सोल्यूशन बनाया था इसी क्वेश्चन का, उसके और इसके आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपली ये देखें कल हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे एक रफ वर्क बनाता हूँ। सिर्फ इस पोर्शन का हमने यूँ लिखा था +20,000 +100,000 -20,000 -50,000, यही हमने यहाँ पर भी लिखा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज़ मोर अबाउट प्रेजेंटेशन। कल को अगर आप अपने बिज़नेस में बैठे हैं और आपसे कोई बंदा आके पूछता है कि यार हमने जो फर्नीचर ख़रीदा था उसका क्या हिसाब किताब है, तो इस केस में आप बता सकोगे वो नील हो गया। वो आपसे पूछते हैं हमने जो बैंक से लोन लिया था उसका क्या बना, तो यहाँ पे आप बैलेंस निकाल के बता दोगे कितना लोन रह गया, 50,000। इस केस में आप नहीं बता सकते। आप सोचो ना, आपके ऊपर नीचे 100 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो क्या हर एक को अलग अलग कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे। बात क्लियर होगी जी यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन रह गया हो? 14 जुलाई की ट्रांजैक्शन को बाजी कह रही हैं, अर्न सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग टू ₹75,000। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक रूल हमने सेट किया था कि जब भी अर्नड का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि हम उसके लिए एंटाइटल हो गए हैं, हमने कमा लिए ये पैसे। जब कमा लिए तो इसका क्या मतलब है, सेल हुई है। सेल का बढ़ना क्या है, कैपिटल का बढ़ना। तो कैपिटल में हम 75,000 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 75,000 ऐड कर दिया। और क्या बढ़ा है हमारा, डेटर बढ़ा है, क्योंकि अभी वो पैसे देखिए लिखा हुआ है अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड, अभी पैसे नहीं आए। तो अकाउंटेंट का काम क्या होता है, अपने पास लिख लेगा। ठीक है, अपने पास लिख लेगा कि डेटर से मैंने ये एसेट के नीचे, चलो यहाँ पे मैं इसको डी कर देता हूँ, डेटर ने हमें कितने पैसे देने हैं अभी भाई, 75,000 हमने अभी डेटर से लेने हैं। क्लियर होगी बात? इधर से कैपिटल बढ़ गया, इस साइड से रिसीवेबल बढ़ गया। ठीक है, इसकी अगली ट्रांजैक्शन कौन सी है, 27 जुलाई, फुल अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। सबसे पहली बात यह कि पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव होगी। पूरी अमाउंट कितनी है, 70, और रिसीव कैसी हुई है, चेक से। तो कौन से दो हेड पे इफेक्ट आएगा, बैंक और डेटर। तो डेटर हमारा कम हो जाएगा, हम इसके अकाउंट में लिख देंगे कि भाई ने सारे पैसे दे दिए हैं, ये अब हमारी तरफ से फ़र्क है, आज़ाद है। ठीक है, और इधर से ये पैसे आए किस फॉर्म में है, चेक। तो चेक कहाँ पे जाएगा, बैंक में। हम क्या ऐड कर देंगे, 75,000। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? सर मुझे बस इस ट्रांजैक्शन का डाउट था, मुझे दोनों साइड्स इक्वल नहीं आया। जी बेटे, मुझे बस इस ट्रांजैक्शन का डाउट था कि ये ना गलत हो गई, दोनों साइड्स में इक्वल नहीं है। दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। यस, वो तो मैंने आपको कल सोल्यूशन दिया था ना इस पूरे क्वेश्चन का। अपने दाएं में किसी अपनी बहन से पूछ लो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कन्फ्यूजन है तो बताएं मुझे। वो सर बस इसे अभी तक भी आपका बैलेंस नहीं निकला, इक्वल नहीं आई दोनों साइड्स। जब तो सोल्यूशन मैच करें ना, जो कल मैंने बनवाया था सोल्यूशन, बनाया था कि नहीं, क्लास में बनाया था ना सोल्यूशन, इसका बैलेंस हो गया था हमारा। उस सोल्यूशन के साथ बेटे मैच कर, फिर इंशाल्लाह इसको करते हैं। अच्छा जी,
नेक्स्ट। हाँ जी भाई, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई सवाल? सब लोग क्लियर हैं? ज़िशान क्लियर है? जी शाह साहब। सर ये बिजनेस है ना, इस बिजनेस में अगर एक फर्नीचर जल जाए तो इसके हम क्यों एंट्री कर सकते हैं? यार देखो, इक्विपमेंट का लॉस आएगा IAS 16 में, राइट ऑफ कर देंगे। लॉस भी तो हमारा खर्चा ही होता है ना, लेकिन उसको आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ बिज़नेस में जो चीज़ें आ रही हैं उनको कंसिडर करें, ठीक है? लॉसेस भी आएंगे इंशाल्लाह। मेरा इंट्रो में है भी नहीं है। सर यूज़ आता है इस तरह कि वो जल गया तो उससे फिर उन्होंने अपने घर ले गया तो स्कीम ठीक है। देखिए अभी तो बहुत कुछ होगा। अभी तक हमने जितनी बात की है कि बेटे सुनो, कोई क्वेश्चन है? एक मिनट, आपके क्वेश्चन पहले इनकी बात कर ले। देखिए अभी हम जिस लेवल पे खड़े हैं ना, हमने तो सिंपल सी बात की है कि ऑनर जो चीज़ पैसे लेकर आता है वो हमारा कैपिटल होता है। कल को ऑनर घर से भी फर्नीचर लेकर आएगा कि यार मेरे घर में फालतू सोफ़ा पड़ा है, ये भी रख लो, वो भी कैपिटल होगा। लेकिन उसको ट्रीट कैसे करेंगे? कभी ऑनर आएगा और मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो डोसे बेकरी आपकी है लेट्स सपोज, तो अब आप जाके ब्रेड गौरमेंट से तो नहीं ना ख़रीदेंगे, ठीक है? अभी तक तो हमने कहा 10,000 रुपये कैश घर ले गया, अब ऑनर आया वो ब्रेड और अंडे भी ले गया, ठीक है? तो रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, किस अमाउंट से? मतलब उसको हम कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, कितनी अमाउंट उसी की ठीक है? तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है ना थोड़ा सा ब्रेक करें। जी भाई, आप लोगों को क्वेश्चन कर लो, डिस्कस कर लो आपस में। सर अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, जैसे हमने कार खरीदी, कल को 50,000 खरीदी है, कल वो 75,000 हम बेच देते हैं, तो फिर क्या वो उसमें कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा? देखो, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंटिंग में ना कोई चीज़ मिस्ड नहीं है। इतनी मोटी मोटी जो IFRS की किताबें हैं उनमें यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो अभी इस लेवल पे आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। जितनी आएगी इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छी बात है आप लोगों के ध्यान में सिनेरियोज़ आ रहे हैं, लेकिन जैसे कल तक हम लायबिलिटीज़ इकट्ठी लिख रहे थे, आज हमने अलग अलग लिखनी शुरू की। अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक? तो 1 बाय 1 ट्रीटमेंट एज़ पर IAS या इस तरह से चलता रहेगा। जी भाई, आगे समझ आपको? आपस में ही रल मिल के आ गई, क्लियर हो गई बात? गुड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। Mr. A started the business of tax consultancy on 1st January 2010. His transaction for the month of January are given below. सब देख रहे हैं क्वेश्चन ये वाला? ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, और इससे अगला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? चलें बनाएं, अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं ज़रा। चलो जी, पहली ट्रांजैक्शन। मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, आप मुझे बताएंगे कि कौन से दो हेड्स इससे इफेक्ट होंगे। 1st जनवरी, कैपिटल इन्वेस्टेड इन ₹200,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। सारे बोले, बोलो भाई, नहीं बोले सारे, एक ही जोर से बोल पड़ी सबकी जगह, ठीक है? शोर नहीं बजाना, लेकिन इकट्ठे होकर आवाज़ में बताएं कौन का दो हेड इम्पैक्ट होंगे भाई? बैंक एंड कैपिटल। कितने से भाई? 200,000 लिखे। बैंक भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। पहले हमने हेड्स आइडेंटिफाई किए, फिर हमने ये डिसाइड किया कि दोनों बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। कर लिया एंट्री भाई? काम नीट करना है, ठीक है? अगर आप नीट नहीं ना करेंगे तो ट्रांजैक्शंस आपस में फिर सोल्यूशन देख के आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैंने क्या गंद मारा है, ठीक है? क्लैरिटी के साथ शाबाश। अच्छा जी, 2nd जनवरी
50,000 वर विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जी भाई, उसने बैंक से पैसे निकलवाए ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। ये ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स नहीं है जी भाई। ये पैसे उसने विदड्रॉ किस चीज़ के लिए लिए हैं? ऑफिस के इस्तेमाल, ज़ाती इस्तेमाल के लिए किए हैं? नहीं, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। तो ऑफिस भी तो उसका ही है ना, तो ज़ाती इस्तेमाल हो गया ना। एक्सपेंस नहीं है सर। सर एक्सपेंस है कि इनकम डिक्रीज है? एक्सपेंस है। यस हाँ जी। सर एक्सपेंस हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों को फंसा के। बताओ भाई, लाइवा बताएगी। वो ठीक है, लेकिन हुआ क्या ट्रांजैक्शन में? इस्तेमाल के लिए जो भी आप उसके लिए कोई चीज़ वगैरह चाहिए। तो उसमें पैसे बस अच्छा, एक्सपेंस है। शाह जी, सर कैश ऐड किया हमने और हमारे बैंक में से माइनस हो वो ठीक है। ड्राइंग है कि एक्सपेंस है? गया। सर ये ड्राइंग एक्सपेंस था। एक्सपेंस है। जी भाई। कैश और बैंक दोनों ही है, ड्राइंग भी नहीं एक्सपेंस। यार तो वो कितने नेक लोग, कितने अकाउंटिंग हेड पढ़े थे हम लोगों ने? अकाउंटिंग है टोटल 10 होते हैं। ठीक है बेटे, 5 पढ़े अभी तक हमने, ठीक है, 5 पढ़े। अच्छा जी, सारे कहीं आप ऐसे ना सारा कुछ अकाउंटिंग कर कर आए मैं। नहीं बेटे जज्बाती नहीं होना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ भाई, 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं, ठीक है, उसमें से एक हमारा हेड था एक्सपेंस का, था जी, उसकी 2 टाइप्स थी। कौन कौन सी 2 थी? एक बताएं, बताओ। परचेजेज और अदर एक्सपेंसेस। ये परचेजेज में या अदर एक्सपेंसेस में आता है। इस 50,000 से हारिस, इस 50,000 से हमने कोई चीज़ ख़रीदी है बेचने के लिए? सर एक्सपेंस यार एक मिनट ना, पहले जो बात कर रहे हैं अगली ट्रांजैक्शन में भाग रहा है। इससे हम, आपने कहा ये एक्सपेंस है, ठीक है। देखो हम सीख रहे हैं ना सारे यार, एवरीबॉडी इज़ लर्निंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 50,000 रुपये से हमने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी जो हम बेच रहे हैं? नहीं। सारे मेरी तरफ देखो भाई, शाह साहब, 50,000 से हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं ख़रीदी। अच्छा, 50,000 क्या हमने कहीं खर्च कर दी हैं कोई ऑपरेशन रन करने के लिए? कोई बिजली का बिल पे कर दिया, फ़ोन का इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं ना किया। कैश इंक्रीज हुआ, बैंक डिक्रीज हुआ सर। हाँ गुड, ठीक है जी। हमने क्या किया, कल भी मैंने, परसों भी, दोनों दिन ये बात हुई है कि एक पॉकेट से निकाल के पैसे दूसरी पॉकेट में डाल लिए। उसने बेसिकली किया क्या है कि वो बैंक गया है, उसने कहा यार मुझे अभी ना यहाँ से पेन ख़रीदने पड़ते हैं, कॉपी, अब हर दफ़ा मैं चेक तो नहीं ना दे सकता, तो मैं कुछ कैश अपने पास अपने ऑफिस में रख लेता हूँ। तो बैंक से जाकर पैसे ले आया और पास रख लिए। कौन से 2 हेड्स इफेक्ट हुए हैं? बैंक एंड कैश। बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। करें एंट्री अपने पास। एक मिनट बंद कर देना, स्टार्ट जी। अच्छा जी, कहाँ पर थे हम लोग भाई? तीसरी ट्रांजैक्शन। 3rd ट्रांजैक्शन। चलो भाई, वो एंड पे हारिस आए हो ना अभी? हारिस, हारिस ही नाम है? हमज़ा। पूरा नाम क्या है? हमज़ा अवैस। हमज़ा अवैस, क्वेश्चन नंबर 4 में 3rd ट्रांजैक्शन पढ़ो, 7 जनवरी वाली। जी भाई बताएं इसका क्या मतलब है? बातें नहीं, उसको बोलने दें। बैंक और एक्सपेंस। बैंक और एक्सपेंस, आपने 2 हेड आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन इससे पहले मुझे इस ट्रांजैक्शन का मतलब कौन बताएगा कि ये क्या चीज़ है? हारिस बताओ भाई। सर लाइसेंस फीस जो है ये हमारी एक्सपेंस है। लाइसेंस फीस किस चीज़ का लाइसेंस है ये? लाइसेंस फीस ये सर, हमें कोई चीज़ खरीदना उसका लाइसेंस हमने गवर्नमेंट से लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। टैक्स कंसल्टेंसी का लाइसेंस है। देखो आप ऊपर पढ़ो ना क्वेश्चन में, हम बिजनेस के, किस बिजनेस के अकाउंटेंट है? टैक्स कंसल्टेंसी के। तो ऑब्वियसली हमें टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए FBR से या जो गवर्निंग बॉडी है उसका लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ये मैं अब इसका एज सच क्वेश्चन सॉल्व करने से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज़ वैल्यू ऐड करेगी आपके अंदर, ठीक है। तो यू शुड बी इन द बिजनेस जिसका क्वेश्चन में बताया गया। अब आप कह रहे हैं कि ये हमारा ख़र्चा है, एक्सपेंस और बैंक इफेक्ट होंगे। एक्सपेंस बढ़ा के कम हुआ? बढ़ गया। बैंक बढ़ा के कम हुआ? ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ गया,
बैंक कम हो गया, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का कम होना। तो कैपिटल में से 10,000 माइनस हो जाएगा और बैंक में से भी 10,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा भाई? पढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हारिस आप ही पढ़ दो पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑफ 12,000 थ्रू जी। कौन से दो हेड इन्वॉल्व होंगे? सर ये कैपिटल कैपिटल नहीं, सर और एक्सपेंस एक्सपेंस एंड कैश। कैश कम होगा और एक्सपेंस, ये इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस का बढ़ना। हाँ, ये प्रॉपर तरीका है बोलने का। जी भाई, अगली आप ट्रांजेक्शन बेटे पढ़ो। आप पढ़ दो चलो। 11 जनवरी। Purchased office furniture fees 20,000 through cash. जी, कौन कौन से दो हेड्स पे इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर और कैश। फर्नीचर हमारा एसेट है, ठीक है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है। गुड। अहमद समझ आ रही है? सोचे जा रहा है कुछ। अगली पढ़ो, आप ही पढ़ो। नेक्स्ट है 12 जनवरी। सर कंप्यूटर खरीदा क्रेडिट पे, तो कंप्यूटर एसेट बढ़ जाएगा और पेएबल फॉर कंप्यूटर जो वेरी गुड, दिल खुश कर दिया। पेएबल फॉर कंप्यूटर, ये किसके अंडर आएगा? लायबिलिटीज़ के अंडर आएगा। लिखें जी, पेएबल फॉर कंप्यूटर बढ़ गया। दानियाल समझ नहीं आ रही? सही सही बताएं यार, ना समझ आए मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ी सी बेइज्जती करूंगा साथ, लेकिन रिपीट कर दूंगा। कर दूं? कौन सा वाला? बेइज्जती कर दो, रिपीट ना कर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा जी। इसके बाद आप पढ़ो भाई, कॉर्नर पे जो बच्चा बैठा। अनकंसल्टी चार्ज एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक 33,000। अर्नड कंसल्टेंसी चार्जेस, इससे बताओ कि क्या ट्रांजेक्शन्स आपको समझे? अर्नड कंसल्टेंसी चार्जेस, सर रेवेन्यू एक मिनट ना, वो सर हमने उसमें कंसल्टेंसी चार्जेस अर्न किए, अर्न कर ली है, ठीक है, अर्न कर ली है, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, सर्विस दे दी है और पैसे आ गए। अर्नड कंसल्टेंसी चार्जेस से हमें नहीं पता कि पैसे आए हैं कि नहीं, हमें ये पता है कि सर्विस दे दी है और हम एंटाइटल हो गए हैं पैसे लेने के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए। रिसीव्ड थ्रू चेक 33,000। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि अमाउंट रिसीव हो गई है और चेक के थ्रू हुई है, तो जब अर्न कर लिए तो क्या बढ़ा है? एक मिनट आप बताइए। ना 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 ना, अर्न किया है, सर्विस रेंडर कर दी, हम एंटाइटल हो गए। सर्विस बिजनेस है ना ये, टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस बिजनेस है। हमने जब सर्विस दे दी और अब एंटाइटल हो गए पैसे लेने के लिए, तो क्या बढ़ा? रेवेन्यू या सेल्स। देखो ना, हमारी सेल क्या है? सर्विस बिजनेस के अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स भी टैक्स कंसल्टेंसी देती है ना, तो वो क्लाइंट को क्या चीज़ सेल कर रही है? सिर्फ सर्विस ना, उसकी टैक्स फाइल रिटर्न कर रहे हैं। तो जब सर्विस दे दी तो जो रेवेन्यू आया वो हमारी सेल्स है, और सेल्स का बढ़ना किसका बढ़ना है? कैपिटल का बढ़ना है। ठीक है भाई, ये दोबारा से सुन लें, अर्नड कंसल्टेंसी चार्जेस का वर्ड जब भी आएगा, अर्नड का मतलब जब भी आएगा, इसका ये मतलब है कि हमने वो चीज़ अर्न कर ली है और अब हम अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। कल हमने इसका एक नाम भी पढ़ा था, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, ये आगे भी आएगा और बार बार आएगा। एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही अकाउंटिंग खड़ी होती है, और वो अभी के लिए जो डेफिनेशन है बेसिक वो ये है कि हमने अगर गुड्स बिजनेस में हैं और गुड्स डिलीवर कर दी हैं, ठीक है, आप बेशक इसको उर्दू में अपने पास डेफिनेशन लिख लें, आई डोंट माइंड। अगर हम गुड्स के बिज़नेस में हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, और हमने गुड्स डिलीवर कर दी हैं, तो हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे रिगार्डलेस के पैसे आए हैं या नहीं आए। कैश का, बैंक का, रिसीविंग का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात समझ आ गई सबको? अगली बात, अगर हम सर्विसेज बिजनेस में हैं और हमने सर्विस रेंडर कर दी है, तो जैसे ही सर्विस रेंडर करेंगे हम एंटाइटल हो गए हैं इन पैसों के लिए, हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे रिगार्डलेस के पैसे आए हैं या नहीं है। और इसको हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
मैं इसको फिर से आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज आई कैन सी ऑन योर फेसेस दैट यू आर नॉट क्लियर। जी, पहले हम एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, ठीक है। अगर हमने 1000 रुपये की सेल कर दी है, हम लेट्स सपोज बैग सेल करते हैं और हमारे पास दुकान में एक बंदा आया, सब लोग मेरे साथ हैं भाई, बच्चों प्लीज़ ऊपर देख लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सुन लो, फिर आप नोट कर लेना जो भी दिखना है आपने। मैं आपको पूरा, आप भी बेटे ऊपर देख लो। बैग हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास एक कस्टमर आया और वो 1000 रुपये का बैग लेकर चला गया। गुड्स डिलीवर हो गई हैं? यस सर। मैंने नहीं जिक्र किया कि पैसे दिए नहीं दिए, चेक दिए, मैंने कुछ जिक्र नहीं किया। तो क्या बिज़नेस का अकाउंटेंट इस बैग के जाने को रिकॉर्ड करेगा? ठीक है, करेगा। तो सेल हुई है, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, तो कैपिटल में मैं 1000 ऐड कर दूंगा, ठीक है। और वो बंदा पैसे देकर नहीं गया, क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल के अगेंस्ट क्या बनेगा यहाँ पे? डेटर बनेगा। और डेटर क्या है? हमारा एसेट है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे डेबिटर, और डेबिटर कितने से बढ़ गया? 1000 से। इसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिगार्डलेस कि उस बंदे ने पैसे दिए या नहीं दिए, हमने अपनी सेल को रिकॉर्ड कर लिया है। बाद में वो बंदा आता है और हमें 1000 रुपये कैश में दे के जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमारे कौन से दो हेड इफेक्ट होंगे? कैश और डेटर। उसने हमें 1000 रुपया दिया, हम यहाँ पे कैश में 1000 रुपये ऐड कर लेंगे और माइनस क्या करेंगे? डेटर। 1000 रुपये माइनस कर दिए। ये क्या है? हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन थी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगली दफ़ा वो कैश देकर गया है तो हमने अगली दफ़ा कैश रिकॉर्ड कर लिया। एक और सिनेरियो में इसको देखते हैं। वो 1000 रुपये का बैग लेकर गया, हमने सेल भी रिकॉर्ड कर दी, रिसीवेबल, डेटर भी रिकॉर्ड कर दिया। वो आया, उसने हमें कैश नहीं दिया बल्कि चेक दे दिया। तो कहाँ पे जाएगा चेक? 1000 रुपये का चेक कहाँ पे जाएगा? 1000 से बैंक इंक्रीज करेगा और दूसरा हेड कौन सा इफेक्ट होगा? डेटर। 1000 से डेटर डिक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही? सर जैसे हमने एसेट में कैटेगरीज की हैं, वैसे कैपिटल में नहीं करेंगे? अभी नहीं, अभी हमने सिर्फ कैपिटल में दो चीज़ें की हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को हमने कहा ये कैपिटल के ही अंडर आता है और इसका काउंटर है। ये नहीं बताएंगे कि ये कैपिटल में जो स्पेसिफिक अमाउंट ऐड अप हुई है ये इनकम के बढ़ने से हुई? नहीं, एक्चुअली ये जो हम इनकम और एक्सपेंसेस इसमें डाल रहे हैं ना, ये इसमें इस तरह से जाती भी नहीं है जैसे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर रूट से होकर जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी है इसमें सामने इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम उसको कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। तीसरी बात, वो बंदा आया नहीं बल्कि दुकान के बाहर से गुजर रहा था, हमने देख लिया जा रहा है। मैंने कहा ओ भाई बैग के पैसे तो दे जाओ, रोक लिया। उसने कहा भाई मेरे पास ना 1000 रुपये नहीं है, 300 रुपये हैं, कैश में ले लो। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? सर 300 से डेटर 300 कैश आ गया तो 300 से कैश बढ़ जाएगा और क्या होगा? डेटर 300 से कम हो जाएगा। अभी भी पैसे रहते हैं, महीने बाद फिर नज़र आ गया, बंदा गोलियां कराने में बड़ा तेज था, कहता आज तो 1 रुपया भी नहीं है, चलो मेरे से ये चेक ले लो यार। 15 दिन बाद वो डेट, चेक पे ना डेट आती है ऊपर, अगर उस पर डेट 15 दिन बाद की है तो वो 15 दिन बाद ही कैश हो सकता है। तो उसने हमें चेक दे दिया, कहता है यार ये चेक ले लो। तो हमने चेक ले लिया, चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कितने का चेक था? 700 का। तो 700 से बैंक इंक्रीज कर गया और डिक्रीज क्या करेगा? डेटर डिक्रीज करेगा। जब तक कि चेक ड्यू नहीं होता तब तक तो हम एंट्री नहीं कर सकते। अभी इसलिए अभी सिर्फ ये चेक आ गया, डेटर कम हो गया। क्लियर होगी बात भाई? ये थी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं
सर्विस बिजनेस की, ठीक है। सर्विस बिजनेस में हमने सेल कर दी, हम एक बच्चे को जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमने उसको पूरा महीना ट्यूशन पढ़ा दी, उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए, लेकिन क्या मैं एंटाइटल हो गया हूँ पैसे लेने के लिए? हाँ जी, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरा हक बनता है कि मैं अपने पास लिख लूँ कि मैंने इनसे इतने पैसे लेने हैं। तो मैंने 1000 लेना है, तो 1000 की सेल हो गई। सेल का बढ़ना, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, 1000 से कैपिटल बढ़ गया, लेकिन अभी दिए नहीं पैसे उन्होंने, तो 1000 से दूसरी चीज़ क्या बढ़ेगी? डेटर इंक्रीज हो जाएगी। सर डेटर और रिसीवेबल में डिफरेंस जरा बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रेफर रिसीवेबल और डेटर एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़, हम टैक्स कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जो अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है। हमारे पास एक बंदा आया, उसने 1 घंटे का सेशन बुक किया और उसने कहा जी ये मेरी इनकम्स हैं, ये मेरे पूरे साल के एक्सपेंसेस हैं। हमने वहीं पे फाइल बनाई, ऑनलाइन सबमिट कर दी। एसेट ही होता है रिसीवेबल, करंट एसेट ना, डेटर कोई कहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास वो बंदा आ गया हमारे ऑफिस में, उसने आके हमारे सारे साल की इनकम्स दे दी कि ये मैंने लोगों से पैसे लिए हैं, ये मैंने खर्चे किए हैं। हमने उधर ही FBR का पोर्टल खोला, उसमें सारी उसकी इनकम एक्सपेंसेस डाले, उसका टैक्स जमा किया, सबमिट कर दिया, सर्विस दे दी हमने उसको। क्या हम एंटाइटल हो गए हैं पैसे लेने के लिए? लेकिन उसने कहा जी पैसे कल दूंगा, तो क्या एंट्री करेंगे? 5000 हमारी फ़ीस है। सर रेवेन्यू बढ़ जाएगा और डेटर रेवेन्यू बढ़ जाएगा और डेटर बढ़ जाएगा। रेवेन्यू का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, यहाँ पे 5000 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी 5000 रिसीवेबल में ऐड हो जाएगा। अब क्लियर होगी बात सबको भाई? आपका भी बेटे सुबह यही क्वेश्चन था और यहाँ पर ये दोबारा से भी आ गया। अच्छा जी, कहाँ पर थे भाई? अर्नड कंसल्टेंसी चार्जेस। इसके बाद 25 जनवरी को कंसल्टेंसी सर्विसेज सब लोग देख रहे हैं 25 जनवरी को, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड बट विल बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट मंथ ₹50,000। बताइए भाई, कौन बताएगा? कौन से 2 हेड इन्वॉल्व हुए हैं? डेटर और सेल्स और डेटर, ठीक है, सेल्स और डेटर। और सेल का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना है। अब इस रूट को नहीं बोलना, डायरेक्ट अगर किसी ने कैपिटल कहा ना उसको जुर्माना होगा, ठीक है भाई। तो सेल्स इफेक्ट होगी और हमारा डेटर इफेक्ट होगा। डेटर इंक्रीज करेगा कितने से? 50,000 से। और हमारा कैपिटल इंक्रीज, सेल इंक्रीज करेगी, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल कितने से बढ़ेगा? 50,000 से। आपको याद हो ना, मुझे याद हो गया। हाँ गुड हो गया, बस बोलना भी शुरू कर दो, याद हो गया तो ठीक है जी। ओके जी, 28 जनवरी को क्या होगा? पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹5,000 थ्रू कैश। कैश और एक्सपेंस, ठीक है, 2 बातें आपने अब याद रखनी है, आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं बताना कि क्या इंक्रीज़ कर रहा है क्या डिक्रीज़ कर रहा है, पहले सब हेडिंग का नाम लेना है। एक्सपेंस और कैश इन्वॉल्व होंगे, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंस सॉरी कैश डिक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी का नाम है। तावीज़ बना के पी लो भाई। चलो जी, पेड सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ ₹10,000 इन कैश। जी, एक्सपेंस और कैश, वेरी गुड। और अगली बात क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस का बढ़ना हारिस कैपिटल का कम होना है। ठीक हो गया जी। ओके जी, पेड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द परचेज ऑफ कंप्यूटर थ्रू चेक। अकाउंट पेएबल फॉर कंप्यूटर इफेक्ट होगा और दूसरी तरफ हमारा बैंक इफेक्ट होगा। बैंक हमारा डिक्रीज करेगा और पेएबल फॉर कंप्यूटर भी डिक्रीज करेगा।
करें एंट्री, लिख रहे हैं ना अपने पास साथ साथ, ठीक हो गया। पेड ऑफिस रेंट ₹2000 थ्रू कैश, ऑफिस का रेंट एक्सपेंस है और कैश, कैश डिक्रीज होगा, सारे बोलो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज नहीं होगा, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का कम होना है। इस तरह बोलें, दोबारा बोलो सारे, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का, समझ आ जाएगी आप लोगों को क्यों इतना सिर खपा रहा हूँ मैं। विड्रू फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स, पर्सनल यूज इज ड्राइंग्स, गुड। अब क्या होगा, बैंक से विड्रॉ किया, भाई कौन कौन से हेड इफेक्ट होंगे, बैंक एंड बैंक एंड ड्राइंग्स, बैंक एंड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और ड्राइंग्स का बढ़ना, सुभान अल्लाह। कंप्लीट हो गया भाई, करें ज़रा देखें बैलेंस हो रही है क्वेश्चन आपकी, हो गई है जी। क्या टोटल आया एसेट साइड पे, 200, और लायबिलिटी साइड पे भी यही टोटल है। किस किस का बैलेंस नहीं हुआ भाई, हो गया जी, गुड। चलें क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करें ज़रा, हाँ जी अभी करें, हर बंदा करे भाई, अपने तौर पे अटैम्प्ट करें, दाएं बाएं से पूछे ज़रूर लेकिन कॉपी ना करें, पूछ लें कोई ट्रांजैक्शन नहीं समझ आ रही दाएं बाएं से जी। सर अगर बंदा है मतलब ओनर है सर और वो प्रॉफिट लेके जा रहा है तो सर फिर भी एसेट कम होगा, ड्राइंग्स है ना, ये प्रॉफिट में से ही लेके जा रहा है, लेकिन उसमें तो कॉस्ट तो नहीं आ रही, कॉस्ट तो हमारे पास ही है, बस हाँ प्रॉफिट लेके जा रहा है। देखिए ना, अब प्रॉफिट बिजनेस के कैश में से ही लेके जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन यही होगी कि ड्राइंग्स बढ़ेंगी, कैश कम होगा। ये जो ड्राइंग्स की एंट्री है ये बेसिकली प्रॉफिट ही लेके जा रहा है। बंद कर दे थोड़ी देर, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। हम जो एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ये सारे पास्ट इवेंट्स हैं। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल पे हो चुका है, ठीक है, परचेज्ड वैन, वैन परचेज हो चुकी है। तो हम इस सिनेरियो पे खड़े हैं जहाँ पे अकाउंटेंट के पास से गुजर के जा रही हैं चीज़ें। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, हो गया भाई सबका क्वेश्चन, कोई इशू किसी को? कोई इशू भी नहीं है जी। अच्छा जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, 8 भी होमवर्क है। करना कैसे? सर 6, 7, 8 इंशाल्लाह आपके होमवर्क है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपके होमवर्क के, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जज़ाकल्लाह जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।